हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल एसएसपी क्लास में स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के विषय को बहुत ही सरल और आसान शब्दों में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का पाठ 1, संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। किसे कहते हैं संसाधन? बात करें सबसे पहले संसाधनों पर कि संसाधन किसे कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। यानी जो भी वह वस्तु जिसको बनाने के लिए हम तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं वह संसाधन कहलाती है। संसाधनों का वर्गीकरण। कितने भागों में संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है? हम यहाँ 4 भागों में संसाधनों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। पहले बात करें उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, जैव व और अजैव की बात करते हैं। दूसरे नंबर पर समापत्ति के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन। तीसरा वर्गीकरण में बात करें स्वामित्व के आधार पर, जिसमें व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बारे में पढ़ेंगे। और आगे बात करें विकास के स्तर पर आधार पर संभावी, विकसित भंडार और संचित कोश। सबसे पहले बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों में हम बात करें जैव संसाधनों की, तो किसे कहते हैं? जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, अर्थात ऐसे संसाधन जिनमें जीवन विद्यमान होता है, जिनमें जीवन होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मनुष्य की बात करें, वनस्पति जात यानी जो भी वनस्पति पेड़ पौधों की बात करें, प्राणी जात, पशु पक्षी या जीव जो भी हैं जिनमें जीवन विद्यमान है, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि की बात करें, यह सब जैव संसाधन कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दूसरे बिंदु पर बात करें तो अजैव संसाधन, और वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। नेक्स्ट, समापत्ति के आधार पर बात करें तो पहले बात करें नवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के रूप में सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन जो हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं। आगे बात करें अनवीकरण योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। तो बच्चों, खनिज और संसाधन की बात करें तो इनके निर्माण में जो समय लगता है काफ़ी लाखों वर्षों का समय लगता है, और जो एक लंबे भूगर्भ में यानी बात करें एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है इनका निर्माण, तो ऐसे संसाधन जिनको बनने में बहुत अधिक समय लगता है उन्हें हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। आगे बात करें इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं, और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। मतलब इनका प्रयोग हम एक ही बार कर सकते हैं, यानी एक ही बार प्रयोग करने के साथ ही यह ख़त्म हो जाते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल की बात करें तो यह जो खनिज हैं वो एक ही बार उसका उपयोग किया जा सकता है। और धातुओं की बात की जाए तो सोना, चांदी की बात की जाए तो और अन्य धातुएं जो भी होती हैं उनको हम दोबारा उसका उपयोग कर सकते हैं, उनको दोबारा उसका चक्रीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट, बात करें स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी हम बात करें तो पहले व्यक्तिगत संसाधन, और किसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन? तो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है,
जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गाँव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं, जैसे हम बाग, चारागाह, तालाब का जल आदि की बात करें। तो हम इसमें बात करें तो इसमें वह संपत्ति आती है जो एक व्यक्ति उसका स्वयं मालिक होता है, जिसकी हम बात करें संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व की बात कर रहे हैं कि जिस ऐसे संसाधन जिनका मालिक एक व्यक्ति होता है और वह उसको अपने अनुसार उसका इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधनों पर बात करें तो इस शब्द से हम समझ सकते हैं सामुदायिक, जिसका उपयोग समूह के रूप में कर सकते हैं। जैसे ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे चारण भूमि, यानी पशुओं को चराने के लिए जो भूमि होती है उसमें हर व्यक्ति अपने पशुओं को चराने की स्वतंत्रता रखता है। शमशान भूमि, तालाब इत्यादि। और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, आपने अपने घरों में या अपने मोहल्ले या कॉलोनी में देखा होगा कि जो पार्क होता है उसमें हर व्यक्ति और हर एक आदमी जा सकता है और इन पर जो अधिकार होता है ये जो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं। पिकनिक स्थल, जहाँ पर हम कहीं जाते हैं, खेल का मैदान हो या वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। आगे बात करें राष्ट्रीय संसाधन, तो कौन से होते हैं? तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय होते हैं, जिन पर राष्ट्र का अधिकार होता है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। तो बच्चों, यहाँ पर हम कहें कि जो संसाधन हम व्यक्तिगत संसाधनों में हमने पढ़ा था, जिसमें एक व्यक्ति का अधिकार होता है, जिसमें भूमि की बात की थी, खेत की बात की थी। यदि व्यक्तिगत यानी हम जनता के हित की बात करें, हम यहाँ पर जनता के हित की बात करें तो वहाँ से सरकार उस ज़मीन को अधिग्रहित कर सकती है, अर्थात वह आपसे ले सकती है। तो वो संसाधन भी हम बात करें तो व्यक्तिगत संसाधन जो हैं वह भी राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, जैसे नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि आदि राष्ट्र की संपदा है। आगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों पर बात करें तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तो तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। आगे विकास के आधार पर संसाधन के बारे में पढ़ें तो पहले बात करें संभावी संसाधन की, तो यहाँ यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर हम भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। तो बच्चों, हम बात करें राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की, जिसमें हम गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर वाले क्षेत्रों की बात करें और गुजरात तक बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान और गुजरात में, तो इन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, परंतु अभी इनका सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया, जो आने वाले समय में ये हमारे महत्वपूर्ण संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे संसाधन कहलाते हैं संभावी संसाधन की इनकी संभावनाएं अभी हैं। आगे हम बात करें विकसित संसाधन पर, तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इनकी उपयोग
इनकी उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित कर की जा चुकी है कि इनकी कौन सी ऐसे संसाधन जिनकी गुणवत्ता के बारे में अध्ययन किया जा चुका है और कितनी मात्रा में ये मौजूद है, उपलब्ध हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर होता है। कि हम बात करें जो संसाधनों के विकास पर, तो जहाँ जो संसाधन के लिए तकनीक की आवश्यकता है, यदि वह तकनीक उपलब्ध है और संसाधन वहाँ पर है, तो उसी आधार पर संसाधनों का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट, भंडार संसाधन पर बात करें। ऐसे संसाधन जो उपलब्ध तो हैं, लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित प्रौद्योगिकी का अभाव है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो संसाधन हमारे पास मौजूद है, परंतु हम उसका उपयोग अभी वर्तमान में नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमारे पास उचित तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे संसाधनों को भंडार की श्रेणी में रखते हैं। कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं? उदाहरण के लिए बात करें तो जल दो ज्वलनशील गैसों, कौन कौन सी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। ध्यान से समझेंगे कि जल दो ज्वलनशील गैसों कौन कौन सी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास तकनीकी का ज्ञान नहीं है, जिसके कारण यह संसाधन अभी हमारे काम नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करें संचित कोष पर। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इनका प्रयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं, जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें अगले टॉपिक पर हमारा, तो सतत पोषणीय विकास। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार पूछा गया है सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो समझेंगे सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, यानी जो भी हम विकास करें समाज में, वो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हम जो विकास करते हैं वो कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए सही नहीं है बात। और वर्तमान विकास की प्रक्रिया जो हम कर रहे हैं, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करें। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो विकास है आज हम भविष्य में आने वाली जो हमारी नई जनरेशन यानी नई पीढ़ियाँ हैं, उनको ध्यान में रख कर करना चाहिए, और संसाधनों का जो उपयोग कर रहे हैं उनको भी हमें उचित और सही ढंग से करना चाहिए, जिससे आने वाली जनरेशन यानी पीढ़ियों के लिए भी यह उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट बात करें रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार प्रश्न यहाँ से भी आया हुआ है कि यह क्या है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। बात करें, यह एक पर्यावरणीय सम्मेलन है। देखें, जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण के आधार पर किया गया था। तो हम यहाँ से सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें कर लें कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो 1992 में किया गया। रियो डी जेनेरो क्या है, तो मैं बता दूं कि ब्राज़ील में एक जगह है जिसका नाम है रियो डी जेनेरो। तो ब्राज़ील देश में एक शहर है रियो डी जेनेरो, जहाँ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो प्रश्न आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ।
तो इसका आपको उत्तर देना है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो 1992 में हुआ। ठीक है, इसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो 100 से अधिक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 100 से भी अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इसमें भाग लिया था। आगे हम बात करें इसके सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। मतलब जो पर्यावरण की समस्याएं, जो पर्यावरण की बात करें तो वहाँ जो समस्याएं चल रही हैं, सामाजिक आर्थिक विकास की बात करें तो इन विश्व स्तर की जो समस्याएं, इनका हल ढूंढने के लिए इस सम्मेलन को आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। एजेंडा 21 क्या है? तो बात कर लें, यह एक घोषणा पत्र है। यह एक घोषणा है, या हम इसको कहें एक घोषणा पत्र है, जिसमें 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था और इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यानी भूमंडल की बात करें, सबका सतत पोषणीय हर तरीके से उसका विकास होना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। बात करें आगे, यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा, यहाँ बात विश्व सहयोग यानी विश्व के सभी देश इसमें एक साथ सहयोग करें तो पर्यावरणीय क्षति यानी पर्यावरण को हो रही क्षति को रोका जा सकता है। इसी एजेंडा 21 का एक विषय था जिसमें गरीबी को ख़त्म करना और जो रोग हैं, जो ऐसे रोग असहाय जिनका इलाज अभी संभव नहीं है, उन रोगों पर बात करें तो उन रोगों को निपटाना है। तो विश्व से पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का यह प्रथम उद्देश्य था जिसके आधार पर इसको तैयार किया गया था। और आशा करता हूँ इस पाठ को आप सभी ने अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।